अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CSS बाय शुएब अख्तर। माय नेम इज़ मोहम्मद इब्राहिम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी सिंपैथाइज़र। इट्स एन अमेरिकन नॉवल रिटन बाय वेद तन्हा निग्यून। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ऑथर, डिटेल समरी ऑफ द नॉवल, themes discussed in the novel, and character analysis of main protagonist. So let's start our video. ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑथर। जी, तो ये नॉवल लिखा है वेद तन्हा निग्यून ने, जो कि पैदा हुआ था मार्च 13, 1971 में। ये 13 मार्च 1971 को पैदा हुआ। ये एक वियतनामीज़ अमेरिकन नॉवलिस्ट है, प्रोफेसर है और क्रिटिक्स है। तो ये था जी उसके लाइफ के बारे में कि वो अमेरिका और वियतनामीज़ दोनों ही जगह से बिलोंग करता है, डुअल नेशनैलिटी है उसके पास, नॉवलिस्ट है वो बाय प्रोफेशन, प्रोफेसर है और क्रिटिक भी है। तो इसके मेजर वर्क्स की तरफ चलते हैं। इसका पहला मेजर वर्क है दी सिंपैथाइज़र, जिस पे आज की हमारी वीडियो बेस करेगी, जो कि इसने 2015 में लिखा और इस वर्क के लिए इसको फिक्शन पोलिटाइजर प्राइज ऑफ फॉर फिक्शन 2016 में इसको अवार्ड भी मिला, इसको प्राइज़ भी मिला। तो ये एक स्पाई नॉवल है जिसमें एक वियतनामीज़ कम्युनिस्ट जो है वो डबल एजेंट इन द US आफ्टर वियतनाम वॉर के बाद जो एक नॉवल है, जो नरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है हमारे नॉवल का, वो किस तरह से US में रहते हुए वियतनाम को जो है वो सपोर्ट करता है, वहाँ पे कैसे जो है वहाँ की चीज़ें भेजता है। तो इसका अगला नॉवल है द कॉमिटेड। इट इज़ द सीक्वल ऑफ द सिंपैथाइज़र और ये इसने 2021 में लिखा। और इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसकी जर्नी को ही आगे बताया जाता है कि वो कैसे जो है वो पेरिस जाता है और फिर कैसे कॉलोनियलिज्म और रेडियल पॉलिटिक्स को वो एक्सप्लोर करता है। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म होता है कॉलोनीज बनाना। आप सबको पता है कि जब एक जो है बड़ी नेशन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो वो क्या करती है, एक वीक नेशन पे कॉलोनीज बना देती है, कॉलोनाइज्ड हो जाती है। कॉलोनाइजर होते हैं वो लोग जो कॉलोनी बनाते हैं, जो कॉलोनियलिज्म करते हैं वो कॉलोनाइजर होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे दी रिफ्यूजीज़ इसने 2017 में लिखा और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो जिसमें ये बताता है कि वियतनामीज़ में जो लोग जिनको रिफ्यूज मिला था, जिनको पनाह मिली थी, उनके क्या एक्सपीरियंस थे US में। उसके बाद इसका मेमोरी ऑफ वार है, जो नॉन फिक्शन वर्क है इसका, जो बताता है एग्जामिन हाउ वार इज़ रिमेंबर्ड, जो बताता है कि वॉर को कैसे रिमेंबर किया गया था वियतनामीज़ में और US में। इसके अलावा इसका एक और वर्क है नथिंग एवर डाइज वियतनाम द मेमोरी ऑफ वॉर। तो यही इसी वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो राइटिंग स्टाइल में जो व्यूवर्स हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है वह डार्क ह्यूमर। तो डार्क ह्यूमर में क्रिटिक्स वॉर, इंपीरियलिज्म एंड आइडेंटिटी की बात करता है ये। फॉर एग्जांपल वॉर को तो क्रिटिसाइज करता है कि वॉर के दौरान इसके एरिया की क्या हालात थे, कैसे वॉर में इन्होंने सर्वाइव किया और कैसे इनकी माइग्रेशन हुई फ्रॉम वियतनाम टू US। तो उसमें इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म जो है वो एक कंट्री, वंस कंट्री एक्सटेंड्स इट्स पावर ओवर अदर कंट्री। जब एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री पे अपनी पावर के थ्रू जो है वो हमला करती है या उस पर अटैक करती है या उस पर जो है वो रूल करना चाहती है, तो दिस इज़ कॉल्ड इंपीरियलिज्म। और इसके वर्क में हमें एक मेन चीज़ जो मिलती है वो बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब ये बहुत सी लैंग्वेजेस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसने ब्लेंड किया है वियतनामीज़ लैंग्वेज को वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन से, इसने क्या किया है, वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन से इसको ब्लेंड किया है। फॉर एग्जांपल हमें US की लैंग्वेज भी मिलेगी, हमें वियतनामीज़ की लैंग्वेज भी मिलेगी इसमें। तो उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एंड पॉलिटिकल वर्क्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट मॉडर्न, तो आपको पता है पोस्ट आफ्टर मॉडर्निज्म के बाद, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद जो टाइम होता है उसको पोस्ट मॉडर्न कहते हैं। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं इसके हमें इस वीडियो में, इसके वर्क्स में।
तो आगे चलते हैं कि इसकी लाइफ में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, मेजर हैपनिंग्स इसकी लाइफ में क्या क्या हुई। तो ये वियतनाम में पैदा हुआ और फिर रिफ्यूज के तौर पे 1975 में ये यूएस चला गया। जब फॉल ऑफ साइगॉन, जब साइगॉन का जो है वो तबाह होने वाली थी या उस पर हमला हो गया था, तो ये क्या हुआ, ये चला गया 1975 में यूएस में। तो फिर ये सैन जोस कैलिफोर्निया में जो है वो ये बड़ा हुआ और फिर इसने जो है पीएचडी की इन इंग्लिश फ्रॉम यूसी ब्रेकली। इसने यहाँ से जो है वो की। फिर जो है इसने इंग्लिश अमेरिकन स्टडीज़, जस्ट अ मिनट जी। तो फिर इसने क्या किया, इसने पॉलिटाइजर जो है वो प्राइज़ जीता फॉर हिज वर्क एज द सिंपथाइजर, द नॉवल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और फिर इसको एक और वर्क जीता गया, मैक ऑथर जीनियस फेलो 2017 में। तो ये इसके कुछ लाइफ की मेजर हैपनिंग्स थी। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फॉल ऑफ साइगॉन। द अननेम्ड नरेटर, अ हाफ वियतनामीज हाफ फ्रेंच कम्युनिस्ट स्पाई, watches as South Vietnam falls to North Vietnam. He helps his general and others escape to the US. जब जो है वो जंग शुरू हो गई थी वियतनामीज़ में, तो क्या हुआ था, ये इसने अपने जर्नल को और अपने लोगों को हेल्प की साइगॉन से निकलने में और यूएस जाने में। तो सबसे पहले ये नरेटर, जिसका नाम नहीं है, जंग शुरू होने के बाद इसने हेल्प की अपने अपने लोगों की हेल्प की और अपने जर्नल की हेल्प की कि वो यहाँ से जंग से बचकर यूएस जा सके जी। तो फिर लाइफ इन अमेरिका आगे हम डिस्कस करते हैं कि यूएस जाने के बाद इसकी ज़िंदगी अमेरिका में कैसी थी। तो ये लॉस एंजलिस में द नरेटर प्रिटेंड्स टू सपोर्ट द साउथ वियतनामीज कॉज वाइल सीक्रेटली स्पेंडिंग रिपोर्ट्स टू कम्युनिस्ट रिजीम। इसने यही सपोर्ट किया कि ये साउथ वियतनामीज़ को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने नॉर्थ वियतनामीज़ पे हमला किया था। तो अब ये वहाँ पे तो यही बताता है कि ये जो है साउथ वियतनामीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हिडन तरीके से छुप कर ये जो रिपोर्ट भेज रहा होता है, सारी रिपोर्टिंग कर रहा होता है कहाँ पे, नॉर्थ वियतनामीज़ पे। तो आगे चलते हैं व्यूअर्स, द जनरल्स प्लान। तो जनरल का प्लान क्या होता है, द जनरल रिफ्यूज टू गिव अप परमिशन एंड स्टार्ट प्लानिंग टू टेक बैक वियतनाम, द नरेटर मस्ट प्ले अलोंग। तो जनरल कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पे नहीं रुकना, हमें जो है वापस वियतनाम में जाना है, अपने मुल्क में जाना है। और ये भी जनरल के साथ साथ ही काम कर रहा होता है। और डेथ ऑर्डर आ जाते हैं। द नरेटर इज ऑर्डर टू किल समवन हु मे रिवील हिज सीक्रेट, ही स्ट्रगल बट ओबेज टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। तो क्या होता है व्यूअर्स, इसको नरेटर को क्या मिलते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि कोई एक ऐसा आदमी होता है जिसको इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि ये किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है। तो अब इसको जनरल ऑर्डर देता है या वहाँ के जो लोग हैं वो ऑर्डर देते हैं कि आपने क्या करना है, उसको कत्ल कर देना है, उसको मार देना है। लेकिन ये उनको मार देता है और उसको बहुत कोशिश करता है कि उसको ना मारना पड़े, लेकिन ये उसको मार देता है। तो आगे चलते हैं हम, आगे इसकी हॉलीवुड जॉब। तो ये ही वर्क्स एज कंसल्टेंट फॉर अ वियतनाम वार मूवी एंड इज शॉक्ड बाय द वे अमेरिकन पोर्ट्रे द वार एंड वियतनामीज पीपल। तो ये हॉलीवुड में जॉब करता है और ये वहाँ पे कंसल्टेंट हो जाता है। वियतनाम वॉर मूवी बन रही होती है, उस पर वो देखता है और हैरान होता है कि किस तरह से अमेरिका के लोग वियतनामीज पीपल को और वॉर को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उस पर बातें करते हैं। और फिर इस जी, तो इसकी स्टोरी आउटलाइन को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थे कि जिस तरह से उसकी ज़िंदगी में डाउट्स आ जाते हैं, कैसे वो ये डबल लाइफ के बारे में डाउट करना शुरू कर देता है और कैसे वो कहता है कि मैं अपनी डबल ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, डबल लाइफ क्यों जी रहा हूँ। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है उसके माइंड के अंदर। और फिर वो सोचता है कि वो वापस जाएगा अपने मुल्क, अपने वियतनामीज़ में। तो उसमें वो जा रहा होता है और उसको पता होता है कि उसके जाने से जो है वो उसका जो मिशन है वो ख़राब हो जाएगा, वो डूम्ड हो जाएगा, वो ख़तरे में चला जाएगा। लेकिन फिर भी वो एक ग्रुप के साथ मिलकर वापस जाता है और वहीं पे वो पकड़ा जाता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो वो इस चीज़ को कन्फेस करता है, कन्फेशन में लिख के तमाम चीज़ों के बारे में वो बात करता है जो कुछ भी उसने की है स्टार्ट से लेके अब तक। और फिर वो जब कन्फेशन में
होता है और वो हर चीज़ को एडमिट कर लेता है, जो भी कन्फ्यूजन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को एडमिट कर लेता है और फिर जो है वो एंड पे स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत क्लियर हो जाता है। जैसा जब इंसान किसी चीज़ को कन्फेस कर लेना, अगर उसने कोई गुनाह किया हुआ है या अगर उसने कोई बुरा काम किया और अगर वो उसको कन्फेस कर लेता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी। उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नॉवल स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह से उसने जो है वो अब मैं इसकी दोबारा से आपको समरी बता देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा आपका रिकॉल करवा देता हूँ तमाम पॉइंट्स को, कि कैसे वो वियतनामीज से निकलता है और वो अमेरिका की तरफ जाता है। अमेरिका में डिफरेंट काम करता है वो, और इसमें वो इंफॉर्मेशन वापस भेज रहा होता है कहाँ पे, अपने वियतनामीज में, अमेरिका में रहते हुए इंफॉर्मेशन वापस भेज रहा होता है, एक मोल के तौर पे काम कर रहा होता है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन वापस भेज रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि नहीं, अब मुझे वापस अपने मुल्क जाना है। अपने मुल्क जाते हुए वो पकड़ा जाता है और वो कन्फेशन करता है, कन्फेशन के बाद वो वापस अपने मुल्क जाता है। अब यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। अगली स्टोरी हाँ स्टार्ट हुई है इस सीक्वल के बाद, मतलब सीक्वल इसका है वो जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया है, वो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, उस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो अब इसमें एक चीज़ जो इसके ऑथर ने यूज़ किया वो है मैजिकल रियलिज्म। सो व्हाट इज़ मैजिकल रियलिज्म? मैजिकल रियलिज्म इज़ लिटरेरी स्टाइल दैट कंबाइंस रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ विद मैजिकल और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स। इट्स लाइक ब्लेंडिंग द ऑर्डिनरी विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ब्लेंड कर देते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको मैजिक के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो इसको मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं जी। तो अब हम बात करते हैं इसके मेजर कैरेक्टर पे। जो इसका पहला कैरेक्टर है वो है द कैप्टन, जो द सिंपथाइजर है, जो प्रोटोगनिस्ट है। वो एक द अननेम्ड प्रोटोगनिस्ट, अ कम्युनिस्ट मोल इन द साउथ वियतनामीज आर्मी। ही स्ट्रगल्स विद हिज डुअल आइडेंटिटी एज बोथ अ वियतनामीज नेशनलिस्ट एंड अ फ्रेंच एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल। तो इसमें क्या है ये एक प्रोटोगनिस्ट है जिसका कोई नाम नहीं बताया गया, और ये एक मोल होता है साउथ वियतनामीज आर्मी में, ठीक है। और ये अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी से स्ट्रगल करता है, मतलब ठीक है, क्योंकि ये एक वियतनामीज नेशनलिस्ट भी होता है और एक फ्रेंच एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल भी होता है। उसके बाद इसका अगला कैरेक्टर जो है वो है बोन। ये जो है वो कैप्टन का बचपन का दोस्त होता है और ये कम्युनिस्ट होता है, साउथ वियतनामीज सोल्जर, जो कि लॉयल होता है अपने काम के साथ, अपनी आर्मी के साथ जी। तो अगला जो कैरेक्टर है वो है मैन। मैन कौन है व्यूअर्स? मैन द कैप्टन्स कम्युनिस्ट हैंडलर एंड चाइल्डहुड फ्रेंड हु डायरेक्ट हिज एस्पियोनेज एक्टिविटी। ये भी उसका जो बचपन का दोस्त होता है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। और जनरल कौन है? अ साउथ वियतनामीज ऑफिसर डेट कैप्टन वर्क्स फॉर इन द यूएस रिप्रेजेंटिंग द एक्साइल्ड एंटी कम्युनिस्ट लीडरशिप। ये वो है जिसके लिए जो है वो कैप्टन वर्क करता है, जिसके लिए वो प्रोटोगनिस्ट जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो काम करता है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है वो सोनी। सोनी कौन है? द वियतनामीज अमेरिकन जर्नलिस्ट हु हेल्प्स द कैप्टन नेविगेट अमेरिकन सोसाइटी। ये क्या करती है? उसको नेविगेट करने में, उसको बताने में कैप्टन अमेरिकन सोसाइटी के बारे में हर चीज़ बताती है, कैप्टन को हेल्प करती है, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट होती है बाय प्रोफेशन। और मिसिज मॉरी कौन है? मिसिज मॉरी द जर्नल सेक्रेटरी एंड कैप्टन्स लव इंटरेस्ट सिंबलाइजिंग द कल्चरल डिसलोकेशन ऑफ रिफ्यूजीज। अब ये कौन है? इससे जो है वो हमारा मेन कैप्टन जो है वो इससे मोहब्बत करता है और ये कैप्टन जनरल की सेक्रेटरी होती है जी। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें जो मेन कैरेक्टर आता है वो है क्लॉड, और अगला क्या है? द ऑटर। तो क्लॉड कौन है? द CIA ऑपरेटिव हु रिक्रूट्स द कैप्टन फॉर अ कन्वर्ट मिशन बैक टू वियतनाम। अब वो जब वापस जा रहा होता है तो उसमें जो कैप्टन के साथ होता है वो कौन होता है? वो क्लॉड होता है। दी ऑटर कौन है? पॉप्स हॉलीवुड डायरेक्टर, ये उसका डायरेक्टर होता है जिसके साथ वो मूवी में काम करता है। जो मूवी वियतनामीज वॉर पे बना रहा होता है ना, ये उसके साथ काम करता है और उसमें जो है वियतनाम को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, वियतनामीज को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो अब मेन टॉपिक आ गया जी इसके मेजर थीम्स पे डिस्कशन करते हैं। इसका मेन मेजर थीम है
डुअल आइडेंटिटी। डुअल आइडेंटिटी के बारे में है, द कैप्टन्स embodies the conflict of being both Vietnamese and French communist and capitalist, insider and outsider. His espionage forces him to betray friends while questioning his own loyalties. अब ये क्या होता है कि फ्रेंच में रहते हुए फ्रेंच के लोगों के साथ रह रहा होता है, क्योंकि होता तो ये वियतनामीज है, इसकी डबल आइडेंटिटी भी होती है और इसमें हमें बेट्रल का थीम भी मिलता है, मतलब धोखे का थीम भी मिलता है। तो अब ये एक सोसाइटी में रहते हुए, एक फ्रेंच में रहते हुए ये क्या कर रहा होता है, ये उसके साथ साथ वियतनामीज को वो तमाम इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा होता है, फ्रेंच में एक सिटीजन के तौर पे भी रह रहा होता है, इससे ये अपने फ्रेंड्स को बिट्रे कर रहा होता है, अपने फ्रेंड को धोखा दे रहा होता है। तो अगला थीम देखते हैं व्यूअर्स, हमें इसमें क्या मिलता है, द लेगेसी ऑफ कलोनियलिज्म एंड वॉर। तो ये हमें मिलता है कलोनियलिज्म। तो द नॉवल क्रिटिक्स वेस्टर्न स्पेशली अमेरिकन एंड फ्रेंच इंपीरियलिज्म इन वियतनाम, शोइंग हाउ वॉर डीह्यूमनाइज बोथ साइड। अब जो वॉर होती है वो तो आपको पता है कि दो मुल्क के दरमियान जो वॉर हो रही है वो दोनों ही मुल्क को बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान करेगी। तो इसमें ये एक क्रिटिसाइज भी करता है वॉर को और कलोनियलिज्म पे बात करता है। कलोनियलिज्म क्या है, आपको पता है कि जब एक मुल्क जो है अटैक करता है दूसरे मुल्क पे और उस पर अपने रूल्स जो है वो लागू करता है, और हमेशा कौन जो है वो अटैक करता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो इस चीज़ का भी इसमें जिक्र किया गया है, वॉर का इसमें बहुत अच्छे से जिक्र है। और ये पूरा नावल जो है वो वॉर के बाद का टाइप, पोस्ट वॉर नावल हम कह सकते हैं कि वॉर के दौरान या ड्यूरिंग वॉर ये किस तरह भागते हैं और वॉर के बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं वियतनामीज पे और अमेरिका पे, और किस तरह से ये चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। अगला थीम व्यूवर्स हमें देखते हैं इसमें क्या मिलता है, मेमोरी एंड स्टोरी टेलिंग। द नरेटर कन्फेशन हाईलाइट्स हाउ हिस्ट्री इज शेप्ड बाय हु कंट्रोल्स द नैरेटिव। E.g. हॉलीवुड पोर्ट्रे द वार वर्सेस वियतनामीज एक्सपीरियंस। तो इसमें नरेटर का अपना कन्फेशन जो इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि किस तरह से हिस्ट्री जो है वो शेप करती है, हमारे नैरेटिव्स को किस तरह से शेप किया जाता है हिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो जैसे हॉलीवुड कैसे पोर्ट्रेट करता है वॉर को, और जो वियतनामीज के साथ उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको कैसे जो है वो ऑथर पोर्ट्रेट करता है। अगला इसका जो थीम है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूज। Refugee trauma. The struggle of Vietnamese refugees in America reveal racism, cultural erasure and impossibility of truly escaping the past. अब इसमें क्या होता है कि उसमें एक तो स्ट्रगल मिलती है हमें वियतनामीज़ की, जब वो आते हैं तो रेसिज्म आ जाता है, क्योंकि वियतनामीज़ जो हैं वो थोड़े डार्क इन कलर होते हैं, जबकि जो अमेरिका में रहने वाले लोग वो वाइट होते हैं। तो वो एक रेसिज्म का आ जाता है, कल्चरल, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, सो उसमें एक कल्चरल शॉक आ जाता है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूली एस्केपिंग द पास्ट, और वो अपने पास से कभी नहीं निकल सकते, वो इस चीज़ से निकला ही नहीं है हमारा प्रोटोगनिस्ट कि वो एक वियतनामीज़ है और वो अमेरिका में आ गया, वो अमेरिका में रहते हुए भी एक वियतनामीज़ ही है और वहाँ के लोगों के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थीम इस तरह से इसमें हमें मिल जाता है। अगला थीम है बहुत communism and capitalism are synchronized, exploring their failures and the model compromises people make in their name। तो हमें उनका हर चीज़ का एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है। ठीक है, इस नावल में भी जैसे हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है तो उसका जो उसकी जो आइडियोलॉजी के अपने वतन के लिए काम करना है, और हिपोक्रेसी उसमें जो है वो यही है कि अपने एक जगह रहते हुए दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है वो। तो ये उसमें इस चीज़ का यही बताया जाता है कि किस तरह से वो एक जगह रहते हुए अपने दूसरे लोगों पे काम कर रहे हैं। टॉर्चर एंड पावर इसमें हमें मिलता है कि जिसके पास पावर है वो अगले को टॉर्चर कर देता है, खासतौर पे जब वो पकड़ा जाता है, जब वो अपने वापस मुल्क जा रहा होता है, जब वो पकड़ा जाता है तो किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, इस चीज़ का एक एलिमेंट हमें इसमें मिलता है। जी, तो आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। द सिंपैथाइजर इज अ डार्कली स्टेरिकल फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ वॉर, एक्साइल एंड द फ्रैक्चर्ड सेल्फ ब्लेंडिंग एस्पियोनेज थ्रिलर विद प्रोफाउंड पॉलिटिकल एंड एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी। इट्स सीक्वल द कॉमेटेड कंटिन्यूज द कैप्टन स्टोरी इन पेरिस। अब वो जब पेरिस में चला जाता है आफ्टर
कन्फेशन वो देखते हैं कि कहाँ उसको रहना होता है, तो वो मे बी पेरिस चूज करेगा। ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे द कमिटेड में कि किस तरह से वो उसकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जी हमारी ये वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच आपके देखने का, और अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो आप इसको लाइक और कमेंट करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।